प्रिय बच्चों, प्रतिदिन की भांति जूठन उपन्यास को हम और आगे बढ़ते हैं पढ़ते हुए। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हमने देखा विस्थापन की समस्या। इन्होंने अपना गांव छोड़ा, शहरों की ओर निकल पड़े। अपनी संघर्ष क्षमता का परिचय देते हुए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए इन्होंने अपमानजनक यातनाओं का विरोध का स्वर मजबूत किया और आंदोलन शुरू किया। हम आगे पढ़ते हैं। स्कूल की छुट्टी थी। मुझे पिताजी और जनेसर के काम में हाथ बटाना पड़ रहा था। पिताजी ने बंधे हुए बच्चे को मेरे कंधे पर रख दिया। मैं हैरानी से पिताजी की ओर देख रहा था, लेकिन पिताजी ने मुझे जबरन उनके साथ कर दिया। वे मेरी हिचकिचाहट पर नाराज़ थे। 8-10 किलो के बच्चे को कंधे पर रख कर चलना मेरे लिए भारी पड़ रहा था। वह व्यक्ति मेरे आगे आगे तेज़ चल रहा था। बोझ के कारण मेरी चाल धीमी थी। बगीचा घर से काफ़ी दूर था। बगीचे तक जाते जाते मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए थे। बगीचे में कई बैलगाड़ियां खड़ी थी। 8-10 औरतें ढोलक पर माता के गीत गा रही थी। कुछ लोग झुंड बनाकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बच्चे खेल कूद में मग्न थे। सुअर के बच्चे की ची ची सुनते ही खेल छोड़कर तमाम बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। ये सब उस बंधे हुए बच्चे को ताज्जुब से देख रहे थे। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी। वह एक थाली में हल्दी चावल लेकर आई। एक स्त्री ने ज़मीन पर गोबर लीप दिया था। दूसरी ने आटे से उस पर आड़ी तिरछी रेखाओं से चौकोर क्षेत्र पूरा कर दिया था। उस व्यक्ति ने बंधे हुए बच्चे को उठाकर उस जगह पर रख दिया था। उसकी पत्नी ने बच्चे के कान और माथे पर हल्दी चावल की अक्षत लगाकर माता की जय जयकार की, जिसे सभी ने ऊंची आवाज़ में दोहराया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, लो छुरी और करो शुरू। माता का नाम लेकर मेरे लिए यह क्षण किसी भयानक विस्फोट से कम नहीं थे। मैंने यह काम कभी नहीं किया था। पिताजी को यह सब करते देखा अवश्य था। वैसे भी मुझे ये सब काम बेहद घिनौने लगते थे। मेरे हाथ काँप रहे थे। मुझे चुप देखकर वह व्यक्ति गुर्राया, अबे करता क्यों नहीं? मैंने उससे कहा, आप ही कर लो, मुझसे होगा नहीं। नहीं होगा? तेरा मतलब क्या है? हमने पैसे दिए हैं तो ये तैने करना ही पड़ेगा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन साहस ही नहीं हो रहा था। वह आदमी फिर गुर्राया। मैंने कांपते हाथों से छुरी उसके सीने पर रख कर दबाई। वह ज़ोर से चीखा। मेरी आंखें बंद हो गई थी। थोड़ा सा दबाव बढ़ाया तो वह उसके सीने में उतर गई, लगभग 1 इंच। खून का फव्वारा फूटा। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, और घुसाओ, लेकिन छुरी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस व्यक्ति ने छुरी की मूठ पर दबाव बढ़ा दिया था अपने हाथ से। लहू से मेरे कपड़े, हाथ, मुंह भीग गए थे। उस व्यक्ति ने एक बर्तन में लहू इकट्ठा कर लिया था। बच्चा अभी भी चीख रहा था। छुरी उसके दिल को छेद चुकी थी, लेकिन वह मरा नहीं था। वे सब मेरा मुंह ताक रहे थे। मैं बदहवासी में छुरी पकड़े हुए था जो बच्चे के सीने में धसी हुई थी। जब काफ़ी देर तक उसके प्राण नहीं निकले तो उन लोगों ने उसे घास फूस की धधकती आग में रख दिया। आँच लगते ही वह बच्चा चीखा था। उस क्षण मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे बदन से जलने से फफोले उभर आए हैं। अचानक मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर नायक का भाग खड़ा होना और नायक के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि का वहाँ से भाग खड़ा होना, ये प्रतीत होता है कि अब वह ये सब घिनौने काम और अधिक नहीं कर सकता है और वह यहाँ से भाग जाना चाहता है। इन सब से छूट जाना चाहता है। इन सब का वह घोर विरोध करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब वह इस चेतना को आगे ले जाना चाहता है। यहाँ पर कथा का संवेदना फलीभूत हो गई। कथा का केंद्र मानो हमारे सामने धीरे धीरे उभर रहा है। सीधे घर पहुंचकर ही दम लिया था। पिताजी अभी भी किसी ग्राहक को एक बच्चा पकड़ कर दे रहे थे। जब तक वे मुझसे कुछ पूछते, मैं अंदर माँ के पास पहुंच गया था। माँ ने मेरा हाल देखा तो घबरा गई। माँ की गोद में सिमट कर मैं रो पड़ा था। यहाँ लेखक का रोना मतलब उस बच्चे को बेवजह मारना, बलि चढ़ाना, और ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी मन्नत पूरी हो गई और इस तरह के जो मिथ्या आडंबर मानते हैं, उनके प्रति उसके मन में घोर वितृष्णा पैदा हो जाती है। माँ ने उस रोज़
न संभाला होता तो शायद मेरे दिमाग की नसें फट जाती। पीड़ा और ग्लानि के जिस भंवर में मैं उस क्षण उलझ गया था, उसने बहुत गहरे तक झकझोर दिया था मुझे। ये झकझोर, ये गहराई, ये लेखक का कटाक्षेप। यहाँ पर वो इस दलित विमर्श से निकल भागा और वह आत्मसम्मान से, उसके मन में एक संवेदना है और उसकी संवेदना मरी नहीं है, वह संवेदन शून्य नहीं हुआ है। वह पशु हत्या, बलि और जीते जी सुअर के बच्चे को मार डालने जैसी घटना से विह्वल हो गया था। वह, उसका हृदय रो रहा था, उसका मन रो रहा था। माँ और पिताजी में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तू मैं के साथ नौबत मार पीट की आ गई थी। माँ ने साफ शब्दों में कह दिया था, ओम यह काम नहीं करेगा। माँ ने जिस दृढ़ता से कहा था, पिताजी गुस्से से बाहर निकल गए थे। शायद वे वहीं गए थे जहाँ मैं अधूरा काम छोड़कर भाग आया था। उनसे पैसे लिए है तो उनका काम पूरा करके देना है, वह पिताजी का तर्क था, जबान की बात थी। मैं कई दिनों तक सहज नहीं हो पाया था। ये असहजता, ये जो वो असहज हो गया है, मतलब उसके मन में कहीं एक बीजारोपण हो गया है चेतना का। कहीं ना कहीं उसके मन में एक अंकुर फूट पड़ा है, एक नई चेतना का, एक नई रोशनी का, एक नए जज्बे का। उसके ज़र्रे ज़र्रे में, उसके दिमाग के मन में उसकी एक स्फूर्ति आ गई है। त्यागी इंटर कॉलेज की इमारत गांव से बाहर थी। मुजफ्फरनगर जाने वाली पक्की सड़क, एक टीला था जिसे समतल करके कॉलेज की इमारत खड़ी की गई थी। अब इस कॉलेज का नाम बरला इंटर कॉलेज बरला गांव है। चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत हैं। उत्तर में बरला गांव है तो दक्षिण में छपार, पूर्व में ताजपुर और पश्चिम में नगला गांव स्थित है। कॉलेज की इमारत आकर्षित करती है, जिसके दोनों किनारे गोलाई लिए हुए हैं। पृष्ठभाग अंग्रेजी के ई आकार का दिखाई पड़ता है। प्रारंभ में यह एक मंजिली इमारत थी, बाद में ऊपरी मंजिल का निर्माण हुआ था। खुली स्वच्छ हवा और वातावरण, विशेष रूप से सर्दी के दिनों में सभी कक्षाएं धूप में लगती थी। अच्छा बड़ा खेलने का मैदान था। इमारत के सामने भी खुला हरा भरा प्रांगण था। प्रतिदिन कॉलेज शुरू होने से पहले इसी प्रांगण में सामूहिक प्रार्थना के लिए सब एकत्र होते थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी इसी प्रांगण में झंडा फहराया जाता था। इसी झंडे के सामने प्रत्येक कक्षा के छात्र पंक्तिबद्ध खड़े होते थे सामूहिक प्रार्थना के लिए। फूल सिंह त्यागी पीटी मास्टर थे। स्वभाव से गुस्सेल, जवान भद्दी, हर वक्त नाक चढ़ी रहती थी। बात बात में गाली देना एक खास आदत थी। लकड़ी की तीली से दांत कुरेदते रहते थे। पीटी के अलावा कभी कभी हिंदी भी पढ़ा देते थे। पढ़ाते क्या थे? पाठ रटाते थे। एनसीसी के इंचार्ज भी वही थे। सभी छात्र भयभीत रहते थे। उनका डर साए की तरह पीछा करता था। कक्षा में घुसते ही प्रत्येक छात्र को आतंकित कर देते थे। कक्षा में कोई जरा भी हिला, घंटों के हिसाब से मुर्गा बनना पड़ता था। थप्पड़, लात, घूंसे आम बात थी। उनके करीब खड़ा होने में भी डर लगता था। कब हाथ पांव चलने लगे कोई भरोसा नहीं था। उनके सामने हर किसी की गिग्घी बंध जाती थी। बेरहमी, निर्दयता और निर्ममता। शिक्षा प्राप्त करना सबका अधिकार है। हम एक ऐसे संविधान के तहत जीवन निर्वाह कर रहे हैं जहां सामान्य अधिकार हमारी सबके पास है। लेकिन फिर भी स्कूल के वातावरण में मास्टर त्यागी का ये व्यवहार ओम प्रकाश वाल्मीकि को भीतर तक हिला देता है। एक रोज़ प्रार्थना के समय भी कुछ ज़्यादा ही क्रुद्ध थे। हमारी कक्षा का मॉनिटर राम सिंह था जो सबसे आगे था। उसके पीछे मैं था और मेरे पीछे सुरजन सिंह। सुरजन सिंह मेरे मामा का लड़का था। उम्र में मुझसे कई वर्ष बड़ा था, लेकिन 9वीं कक्षा में हम दोनों एक साथ थे। हमारी पंक्ति के दाहिने 10वीं कक्षा के छात्र खड़े थे जो काफ़ी शरारती थे। राम सिंह ने उन्हें टोका। फूल सिंह त्यागी सामने अध्यापकों के साथ खड़े थे। उन्हें लगा राम सिंह कुछ शरारत कर रहा है। वे राम सिंह पर चिल्लाए, अबे काले दारोगा। वे राम सिंह को इसी नाम से पुकारते थे। सीधा खड़ा रहे वरना पीट पीट कर टेढ़ा कर दूंगा। उनके काला दारोगा संबोधन पर हंसी का सामूहिक फव्वारा फूट पड़ा, जिससे मास्टर फूल सिंह और त्यागी चिढ़ गए।
हंसे तो सभी थे, लेकिन मास्टर फूल सिंह मेरे पीछे खड़े सुरजन सिंह पर पिल पड़े। लात घूंसों की बौछार अप्रत्याशित थी। वे सुरजन सिंह को बेरहमी से पीट रहे थे। लगता नहीं था कि एक अध्यापक अपने छात्र को सजा दे रहा है। लगता था जैसे कोई जालिम गुंडा किसी निर्दोष को पीट रहा है। रेखांकित करिए कि क्या नहीं लग रहा था कि कोई अध्यापक सजा दे रहा है। वहाँ पर ये संबंध गायब था, अदृश्य था। और क्या था, कोई जालिम गुंडा किसी निर्दोष व्यक्ति को पीट रहा। सुरजन सिंह जमीन पर गिर पड़े। वे लगातार घूंसे और लात चला रहे थे। उस समय का एक संवाद कांच पर खींच दी गई लकीर सा अभी तक मेरी स्मृति में गूंज रहा है। अबे साले चूहेड़े की औलाद, जब मर जाएगा बता देना। बहुत हीरो बने हैं, आज काढ़ूंगा तेरी जुल्फों से तेल। अब देखिए, इनका जो अभिमान है, इनका जो घमंड है, ये स्पष्ट हो रहा है कि ये कितने बड़े हीन भावना से ग्रसित कर दिया जाता था इनको। और उनके मन में एक कॉम्प्लेक्स, एक कुंठा भर दी जाती थी जो उनकी मानसिकता को विचलित करती थी। हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सबके लिए होमवर्क में गृह कार्य के रूप में मैं एक प्रश्न दे रही हूँ कि जूठन उपन्यास की मूल संवेदना लिखते हुए इसके शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अब बार बार आप देखिए कि जूठन उपन्यास में कितनी, जूठन शब्द में जो चीज़ आ रही है, जो ध्वनि निकल रही है, जो अर्थ निकल रहा है, वो कितना सार्थक है और इनकी संवेदनाओं को किस तरह से रूपायित करता है और शब्दों के रूप में लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करता है। सबको अब हम अगली कक्षा में इसको फिर आगे पढ़ेंगे।